हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स जैब, इसकी काफ़ी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। जो भी एस्पिरेंट्स रिसेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस से सीआरपी 9th के थ्रू या सीआरपी 8th की रिजर्व लिस्ट से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिला है, तो आपने अपने फ्रेंड से बाकी दूसरे यूट्यूब चैनल से बार बार सुना होगा जैब और कैब के बारे में। तो एक मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जैब क्या है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता भी हो, लेकिन आज अपने पूरा इसका डिटेल कि जैब आपके लिए क्यों रिक्वायर्ड है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है और कैसे ये आपको हेल्प करेगी आपकी डे टू डे वर्किंग। पूरा डिटेल में आज इसका डिस्कस करें। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैब जो JAIIB, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, राइट। तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है ये एग्जाम कंडक्ट करती है। यहीं आपको इनरोल होना पड़ता है, इसी से आपको नंबर लेके फिर एग्जाम देनी पड़ती है, राइट। अब इसके एम्स क्या है या इसकी नीड क्यों है? देखिए, आजकल जो भी एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें मोर देन 60% टेक्नो ग्रेड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उनको अकाउंटिंग का, बैंकिंग का, फाइनेंस का एंड जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं उन सब का कम नॉलेज उनको होती है, क्योंकि उनके जो भी वो जिस फील्ड से आए हैं उस फील्ड में इन चीज़ों का कोई स्टडी में लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ऑब्वियस है वो इन में वीक रहेंगे। हालांकि इस चीज़ के लिए जो आपका जैसे ही आप जाएंगे, आप एज ए क्लर्क जाएं, एज ए पीओ जाएं, जो ट्रेनिंग आपकी होती है और बाद में भी ये ट्रेनिंग होती रहती है, तो उसमें भी कुछ आपको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एज ए लेमैन वहाँ आपको लगा देंगे। तो वो ट्रेनिंग में जो आपका जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें इंडोर जो ट्रेनिंग होती है वो भी, और साथ ही फिर आपको किसी ऑफिस के साथ अटैच करेंगे, वहाँ भी आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में वो ब्रांच बताती है। तो बिल्कुल लेमैन तो आपको नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे थ्योरेटिकल जो चीज़ें इतने छोटे से टाइम में नहीं हो पाती, जैसे 10 से क्लर्क है 7 से 10 दिन की कोई ट्रेनिंग हुई तो उसमें सब चीज़ें आप नहीं सीख पाते हो, राइट। तो यही इसकी वजह है सबसे बड़ी। तो आप अगर जैसे इसमें आपकी अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इसमें जो मेन जो आपको आगे देखेंगे इसके सिलेबस में आपके अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है, देन आपका जो लीगल एस्पेक्ट्स इसके उसके बारे में। तो इससे क्या है कि आपको इन सब्जेक्ट की थोड़ा नॉलेज हो जाती है और उसका फायदा ये होता है कि जब आप वहाँ एज ए पीओ या एज ए क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, इवन स्केल 2 3 जिसमें भी वर्क कर रहे हैं, और अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर आपकी पकड़ है तो आपका पूरा सीन चेंज हो जाता है, आपकी वर्किंग चेंज हो जाती है। बहुत बार क्या, आपके पास कोई काम लेके आया बंदा, आप उसका काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको खुद को पता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ राइट है रॉन्ग है, तो आप नहीं कर पाएंगे। बार बार आप अपने बॉस के पास भी नहीं जा सकते, और बहुत बार पता चला कि छोटी जगह है, आप ही ब्रांच हैंडल कर रहे हो, तो किससे पूछोगे आप, और बार बार किसी से भी आप पूछोगे वो इरिटेट होता है, तो आप बचने लग जाओगे उसका। भाई क्लर्क में फिर थोड़ी कम प्रॉब्लम, क्लर्क तुरंत आपके पास प्रॉब्लम लेके पीओ के पास आ जाएगा, लेकिन पीओ कहाँ जाएगा, और क्लर्क भी बार बार पीओ के पास जाएगा, तो वो वर्क प्रेशर में वो भी इरिटेट होने लग जाएगा कि यार इस आदमी को कुछ भी नहीं पता, भले उसको खुद को भी नहीं पता हो, लेकिन वो उस पर नाराज होगा जिसको कुछ नहीं पता है, राइट। तो इन चीज़ों की नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आप अपने जो भी आपका जॉब है उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, और आपकी जो एक रेपो बनती है वो वर्क से बनती है कि आपकी कितनी स्मूथ वर्किंग है। मतलब आप वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने 10 काम किए, अगर उसमें एक में कहीं गलत हो गया, और आपका तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आता है लोगों को पैसे बांटने। अगर आप एक भी गलत आपसे लोन डिस्पर्स हो गया या कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम आ गई, तो बड़ी वो तो फाइनेंशियली जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है और बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल आप देख रहे हैं। तो
तो इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आजकल आप देखिए फ्रॉड्स भी खूब हो रहे हैं, बहुत जगह आप देखते होंगे वहाँ फ्रॉड हुआ, वहाँ लोन जो डिस्पर्स हुआ वो गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि जो आप या हमारे जैसे लोग वहाँ बैठे हैं वो उन्होंने इंटेंसली गलत किया, हो सकता है ऐसे भी हो, बट बहुत कम है ऐसे। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब आपके पास जो बंदा आएगा फाइनेंस के लिए, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास तो सीए है, उसको एडवाइस देने वाले तो हैं, एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, और आप में उस फील्ड के एक्सपर्ट हो नहीं, तो वो आपसे गलती करवाएगा, राइट। उन्हीं सब चीज़ों से बचने का। दूसरा, फिर भाई ये हम क्यों करें बेनिफिट, ये तो हालांकि मुझे अगर आप पूछो तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप ये जैब कर लोगे तो आप अपने जॉब के साथ जस्टिस कर पाओगे और आप विद कॉन्फिडेंस जॉब कर पाओगे। इससे बड़ा बेनिफिट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे 60 साल तक आपके साथ, जब तक आपकी एज 60 हो जाएगी तब तक किसी भी कैडर में आप हो, आपके हर जगह काम आएगा, राइट। अब डायरेक्ट बेनिफिट की जैसे मैं बात करूं तो एक तो अगर आपने इधर आप क्लर्क हैं और पीओ है, एक इंक्रीमेंट का 1 इंक्रीमेंट इसमें एडिशनल दिया जाता है। अगर आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिल गई और आपने जमा करवा दी आपके ऑफिस में, तो ऑब्वियस आपको एक इंक्रीमेंट एडिशनल दिया जाएगा। तो वो भी करीब करीब आप कम से जिस पोस्ट पे है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2000 से लेके 3000 रुपए तक का बेनिफिट, क्योंकि एक इंक्रीमेंट लगेगा, फिर उस पर डीए लगेगा, राइट। और फिर जो आपकी एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा जाता है वो भी पे प्लस डीए का जाता है। जितना आपका कटता है उतना सरकार भी, वो आपका बैंक भी देता है। तो इन सब की वजह से वो जो आप पूरा निकालेंगे तो 2000 प्लस हो जाता है, राइट। तो ये क्लर्क और पीओ का एक तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया कि आपको एक इंक्रीमेंट एडिशनल मिल गया। देन दूसरा, प्रमोशन जब भी होगा आपका, तो इसके बोनस मार्क्स हैं आपने कि जैब आपने किया है या नहीं है, तो इसके बोनस मार्क्स, राइट। तो जैसे दो कैंडिडेट्स हैं, एक पोस्ट के लिए प्रमोट करना है, दोनों में बाकी सभी कुछ सही है, एक जैसा है, लेकिन एक ने अगर जैब कर रखा है तो obviously उसके पास एज रहेगा, उसका प्रमोशन पहले होगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। तो दो तो ये हो गए आपके दोनों ही फाइनेंशियल भी है और वर्किंग के भी। और साथ ही जो मैंने पहले आपको बताया कि इससे आपका पूरा वर्किंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि और लोग आपसे पूछेंगे, मतलब आप किसी से पूछने नहीं जाओगे, लेकिन दूसरे ब्रांचेस से, दूसरे जो मैनेजर्स हैं उनका फोन भी आपके पास आएगा कि यार ये है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, राइट। तो ये तो इसके एम्स और बेनिफिट्स हो गए। अब चलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जैब कौन कर सकता है। तो जैब कौन कर पाएगा, कोई भी एम्प्लॉय, हर आदमी नहीं कर सकता है। तो एम्प्लॉय होना चाहिए, और किसका होना चाहिए वो एम्प्लॉय आपके होना चाहिए किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय होना चाहिए इंस्टीट्यूट। और साथ ही एक तो वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय हो, और साथ ही उसके जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इसका आपका IIBF का मेंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के एम्प्लॉयर मेंबर होना जरूरी है। जिसमें आप जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयर मेंबर होना चाहिए, किसका, IIBF का। तो आप जो अभी सेलेक्ट में आपकी तो ओबियस है, जिन बैंक्स में जा रहे हैं, एसआई बैंक से तो सभी मेंबर है, दूसरे भी काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में मेंबर है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए, और साथ ही जहां वो जिसमें भी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है वो इंस्टीट्यूट IIBF की मेंबर होनी चाहिए, राइट। वो उसका एम्प्लॉय होना चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए। साथ ही जो क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए वो 10th पास होना चाहिए, 10th पास। मेट्रिकुलेट इसकी है, तो मेट्रिकुलेट तो आई थिंक आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सभी ग्रेजुएट ही जाते हैं। ये तब से होगा जब पियोन लग के और कोई क्लर्क बन गया उसके लिए। लेकिन अगर कोई 10th नहीं भी है तब भी उसको स्पेशल परमिशन उसका जो भी कोई ब्रांच हेड है वो दे देता है, राइट। तो ऐसा नहीं है, उसके इसमें भी रिलैक्स कर देते हैं। तो इसका मतलब जितने भी बैंक और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सभी एलिजिबल हो गए। तो एलिजिबिलिटी वाला तो कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। अब प्रोसेस किस तरीके से करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन किसमें, जैब के लिए IIBF में। IIBF में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फॉर जैब।
ये आपको एक नंबर अलॉट करेंगे, एक कार्ड देंगे आपको, कार्ड इश्यू होगा और उसमें एक नंबर अलॉट होगा आपको, एक तरह से वो आपका आईडी नंबर हो गया इस मेंबरशिप के लिए। तो IIFBF में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वहां से वो नंबर लेना है और उसके बाद आपको इसकी जो एग्जाम होगी उसके लिए अप्लाई करना है। और इस रजिस्ट्रेशन की फीस आई थिंक करीब करीब 2000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, 2000 रुपीज के आसपास इसकी रजिस्ट्रेशन फी है वन टाइम, राइट। तो इससे सबसे पहले तो एक आपको उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के जेब के लिए आप अपना नंबर रिसीव, जैसे ही आपको नंबर मिलेगा उसके बाद आप एग्जाम के लिए एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। फिर आप देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो एग्जाम आपका 2 बार होता है साल में, एक जून में होता है और एक नवंबर में होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा का AMI करते हैं, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, और CA हैं, CS हैं, इनके भी 2 बार एग्जाम होते हैं, जून और नवंबर में। वही सिस्टम इनका भी है, जून और नवंबर 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। और इसमें मे भी जून और मई भी हो सकता है, मई या जून में एंड नवंबर में 2 बार होते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए, और जैसे ही आपका वो नंबर अलॉट हो गया, वो नंबर आपके पास आ गया, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। जैसे आप मई जून में जो हो रहा है उसके लिए भर रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपका हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसके जेब के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए ऑनलाइन। और इसमें फी है वो आई थिंक करीब करीब 2400 रुपये है, आपको चेंज नहीं हुई होगी तो 2400 फी है फर्स्ट टाइम। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम एग्जाम देंगे तब वो 1000 रुपीज है, और ऑनवर्ड फिर सेकेंड एंड ऑनवर्ड वो 1000 रुपये ही रहे, राइट। 2 बार एग्जाम है और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। उससे पहले आपको वो नंबर लेना है अपना IIBF में रजिस्ट्रेशन करवा के, राइट। अब चलिए, फिर ये हुआ ऑनलाइन ही एग्जाम होगी। ऑनलाइन एग्जाम है और ऑनलाइन एग्जाम में ये टॉपिक्स आपके हैं कौन कौन से, देखिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, पहला है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ बैंकिंग, और इसके 4 पार्ट: इंडियन फाइनेंस सिस्टम, फंक्शन ऑफ बैंक्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग। मतलब आप अपने बिजनेस कैसे बढ़ाएं वो भी इसमें आपको पढ़ाएं। सेकेंड पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग का, जिसमें बिजनेस से मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स और बैंकिंग ऑपरेशन, राइट। तो ये सेकेंड पेपर हुआ। थर्ड पेपर है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जो लीगल साइड से जो आपको रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग रिलेटेड लॉज और कॉमर्शियल लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन। ये 4 पार्ट इसके। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको क्रैक करने हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों सब्जेक्ट आप एक साथ करें। अब इनमें से किस तरीके से आप तीनों को एक एक करके कर सकते हैं, तीनों को साथ कर सकते हैं, एक बार दो, एक बार एक कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। वैसे इसका पूरा डिटेल अगर अपने देखें तो नेक्स्ट आप देखिए, इसमें टोटल जो 100 एक जो पेपर है, 3 पेपर है टोटल, हर पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम अलॉट होता है। वो मार्क्स जो असाइंड है वो सब क्वेश्चंस के एक जैसे नहीं होते, 0.5 से लेकर 2 मार्क्स तक। ये नेगेटिव ऑनलाइन मोड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। ऑनलाइन मोड नेगेटिव नहीं। अब देखिए पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया आप इसका डिफरेंट है थोड़ा सा। देखिए मिनिमम पासिंग क्या है, मिनिमम पासिंग है आपकी 45%, मिनिमम पासिंग है 45%, और एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट पासिंग है 50%। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी जैसे आपने कोई एग्जाम दी, उसमें एक फर्स्ट पेपर में आपने सिक्योर किए 55, दूसरे में आपने किए 45 और तीसरे में किए 50। तो आपने क्या किया कि मिनिमम भी आपका 45 से नीचे कोई नहीं रहा, ओवरऑल भी आपने 50 कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपके तीनों पेपर क्लियर हो गए, राइट। दूसरा देखिए, जैसे मान लो एक में आपने कर लिया 60, एक में आपने कर लिया 42 और एक में कर लिया आपने 50।
तो यहाँ क्या है आपका, ये 42 वाला पेपर आपका रह गया, और एक में और जैसे मान लो ये 50 नहीं, यहाँ भी आपने 45 ही किया, राइट। तो आपका ये पेपर भी रह गया और ये पेपर भी रह गया, और ये 50 से अबव जो था वो पेपर आपका क्रैक हो गया। इंडिविजुअल पेपर कैसे, 50% फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना चाहिए 50% से ऊपर, और ओवरऑल में 45% मिनिमम वाला भी चल जाएगा, क्योंकि ये टोटल जब सेक्शन निकल रहा था तो ये चल गया, लेकिन जैसे यहाँ ये 45 वाला नहीं निकलेगा, मतलब ये 60 है, ये 42 है, ये 45 है, अगर ये पूरे के तीनों पेपर में ही 45 से ऊपर होते तो ये निकल जाता, जैसे 42 के बजाय इसमें भी 45 होते तो पूरा सेक्शन निकल जाता, लेकिन इसमें सिर्फ एक निकलेगा क्योंकि इसमें 50 से अबव है। लेकिन ये 42 नहीं निकलेगा क्योंकि इसके 45 मिनिमम नहीं है, और जब पूरा सेक्शन एक साथ नहीं निकल रहा है तो इसमें ये भी हेल्प नहीं करेगा, ये 45 भी आपका रह जाएगा, राइट। मतलब ये 45 वाला फंडा आपके काम कब आएगा, जब आपके एग्रीगेट पूरे सेक्शन में 50 बन रहे हैं। तो इस तरह का आप एक एक भी निकाल सकते हैं, 2 कर लिए तैयार, जैसा आपको टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग, और साल में 2 बार एग्जाम है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ऐसा मुश्किल भी नहीं है, भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि 100 सीट हैं और 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, क्या करें। इसमें तो ठीक है, आपको एक फिक्स परसेंटेज है वो आपको सिक्योर करनी है। और आप देखिए जब सभी एम्प्लॉयज के लिए है तो इतना टफ भी पेपर नहीं होगा, भाई एम्प्लॉयज कितना टाइम दे, जो वर्किंग मैन है वो उतना टाइम तो नहीं दे सकता जो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन देगा जॉब के लिए, राइट। तो मुश्किल नहीं है, करने लायक चीज है, करनी चाहिए। अब इसके लिए अगर बुक का देखें तो एक मैकमिलन का जो बुक है उसका उसकी ज्यादा वो आ रही है, मैकमिलन्स बुक जो है वो इसके लिए ज्यादा बेटर है, राइट। बाकी आप यूट्यूब पे और भी सर्च करेंगे तो बुक्स वगैरह का इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ये चीज अच्छी है, करनी चाहिए। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको इसको करना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों में से जैसे कुछ क्लर्क के एज ए क्लर्क सेलेक्ट हुए होंगे और जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं परचेज किया है तो अफेयर क्लाउड का अच्छा कंटेंट है, बाईलैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, डेली है, वीकली है, मंथली है, और बिफोर एग्जाम 10 डेज बिफोर द एग्जाम पूरा स्टेक फी दे रहे हैं, बहुत सस्ता है, पिछले साल का 150 में है, 2020 का सिर्फ 300 में है। अपना वर्चुअस का कोड यूज करोगे तो 10% की रिबेट भी इसमें मिल रही है। साथ ही अगर अभी तक के अपने चैनल वर्चुअस को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई और भी नई इन्फॉर्मेशन कोई हमें मिलेगी, जॉब में जाने के बाद में भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, फिर आपके काम की होता, पढ़ लो, नहीं है तो उसको मत पढ़ो। That's all for today's session. Have a great day.